के तालिब उन पे फरमा करम रब्बे गालिब, तुझसे रहमो करम की दुआ है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, क्लिनिक सिलसिले में आज हमारा मौजू किडनी है, गुर्दों के अमराज के मुतालिक और गुर्दों की अहमियत के मुतालिक और अपने गुर्दे का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है और इन्हें ख़राब होने से कैसे बचाया जा सकता है। इंशाअल्लाह इसके मुतालिक कुछ आपको मालूमात फ़राहम की जाएगी। साथ ही साथ गुर्दे के बाज़ मरीज़ों के तासुरात भी हमारे पास हैं और डायलिसिस एक गुर्दे की बीमारी वालों का एक इलाज होता है। वो डायलिसिस का जो प्रोसेस है, जो डायलिसिस का जो पूरा तरीक़ेकार है, वो भी आज हमारे सिलसिले में उसकी भी वीडियोस मौजूद हैं। आइए अच्छी नीयत भी कर लेते हैं कि मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आप भी नीयत करें, अव्वल ताख़िर अल्लाह की रज़ा के लिए सिलसिले में शामिल रहेंगे और मैं भी नीयत करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए ये सिलसिला करूँगा। और अद्दीन नसीहा, दिन खैर खाई का नाम है, इस हदीस पाक की पैरवी की भी नीयत करता हूँ और दावत इस्लामी के जुमला मदनी काम बशमुल मदनी काफ़िला मदनी इनामत वगैरह की रग़बत दिलाऊँगा, ये भी नीयत करता हूँ। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अब आप ये इरशाद फरमाइए कि आज जो हमारा गुर्दे के हवाले से जो एक सिलसिला है, तो गुर्दा है क्या? आई थिंक गुर्दा फ़िल्टर का काम करता है। ये सब गुर्दा जो है हमारे जिस्म का एक अहम तरीन जुज़ है जो हमारी जिस्म के अंदर फ़िल्टर का काम कर रहा होता है। यानी कि हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो जहरीले मादे वग़ैरह होते हैं उसको जिस्म से अखराज करने में मदद करता है। बेसिकली गुर्दा होता क्या है, गुर्दे की शक्ल किस तरह की होती है? गुर्दा एक लोबीय नमूने की शक्ल का होता है और वो जो पीठ का कमर का पिछला हिस्सा है उसके तकरीबन दरमियान में, यानी कि हमारा है 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। ये हमारी मदनी चैनल की स्क्रीन पर भी दिखाते हैं ना डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना, हमें वो दिखा स्क्रीन। डॉक्टर साहब ये गुर्दा है, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो एक थोड़ा सा ऊपर है और एक थोड़ा सा नीचे। अब ये अगर डॉक्टर साहब वाली पिक्चर ऑन एयर कर दें आप हमें यहीं से स्क्रीन के साथ, तो इसमें जो गुर्दा थोड़ा सा दायां गुर्दा है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, बायां थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। उसकी वजह यह है कि दाएं तरफ आपका जिगर होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा वो नीचे होता है। यूजुअली उमूमी तौर पे इनकी जो अगर आप साइज़ देखते हैं वो बराबर होता है और इक्वल डिस्टेंस पे ये लोग मौजूद होते हैं। ये अब इनका बेसिकली काम यही होता है कि जो जिस्म के जो फाजिल गुर्दा ये मादे पेट की तरफ से कम और पीठ की तरफ से ज़्यादा करीब है। जी, पीठ की तरफ से ज़्यादा करीब। ये रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं ये आ रहे हैं दाएं बाएं पे। इसमें भी देखेंगे एक ऊपर है और एक थोड़ा सा नीचे की तरफ है। अब इसके अंदर इसमें भी यही सिलसिला है। ठीक है, सही। अब इसका बेसिकली जो गुर्दे का जो साइज़ होता है वो कमोबेश 11 सेंटीमीटर लंबा है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो उसका साइज़ ये होता है। और तो उसका गुर्दे की जो मेजरमेंट है हमारे पास जो साइज़ का, अगर वो वीडियो भी वो इमेजेस भी दिखा दिए जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो गुर्दा जो है कमर की साइड पे, अब जैसे इसमें आ गया ये, अब जैसे इसमें है कि गुर्दे की साख्त के बारे में है कि वो शक्ल जो है उसकी लोबिया के बीज की तरह होती है। लोबिया जो हमारे यहाँ की सब्ज़ी होती है उसकी बीज के नमूने की शक्ल की होती है और
पिछली दीवार के रीढ़ की हड्डी के अतराफ में होते हैं। पीठ की पिछली दीवार की रीढ़ की हड्डी के अतराफ में होते हैं। लंबाई तकरीबन 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई तकरीबन 6 सेंटीमीटर और मोटाई तकरीबन 3 सेंटीमीटर होती है। वज़न कमोबेश 100 ग्राम के करीब होता है एक गुर्दे का, और इसके अंदर बेशुमार छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जो लाखों की तादाद में होती हैं। अगर उसका एक रफ़ कमोबेश आइडिया लगाया, तकरीबन 10 लाख के करीब वो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, और उनका बेसिकली काम यही होता है कि वो तमाम जो फाजिल मादे हैं उनको जमा करती है। जमा करने के बाद वो यूरिन के ज़रिए जो है वो इखराज उसका हो जाता है। इतने से गुर्दे में 10 लाख कमोबेश वेन्स होती हैं। अच्छा, इसमें जी बिल्कुल नेफ्रॉन नालियाँ होती हैं, फिल्टर जो करते हैं जी। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी कुदरत है कि इतने से गुर्दे के अंदर 10 लाख के आसपास, जो मेडिकल बताती है 10, ये तो मेडिकल की कैलकुलेशन है। अब तो गुर्दे में पता नहीं फिर क्या क्या फंक्शन होता होगा। कहिए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। जी, ये गुर्दा की कुछ और शक्ल दिखाइए। हाँ, ये यही हैं इसके अंदर, ये जो दिए हुए हैं, ये जो बेसिकली हैं ये पेल्विस का एरिया कहलाता है, जो हमारी मेडिकल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर का एरिया जो होता है उसके अंदर छोटी छोटी नेफ्रॉन होती हैं, उनके अंदर क्यूब्स बने हुए होते हैं, और उसके अंदर सारा जो है फाजिल मादा जमा होता है। उनमें खून जाता है, फिर उनमें से क्लियर होकर फिर वापस जिस्म में चला बिल्कुल जाता है। इसमें जो सर्कुलेशन होती है वो 1 घंटे के अंदर कम से कम 200 लीटर खून की सर्कुलेशन होती है। अच्छा, कम से कम 1 घंटे के खून गुजरता है, उसमें सफाई होती है, फाजिल मादा जो होता है वो निकल जाता है, वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। बिल्कुल, और जो सही होता है वो वापस भेज दिया जाता है। जैसे इसमें नजर आ रहा होगा ना आपको, लाल वाली जो नाली आ रही है ये खून लेके आ रही है गुर्दे को, और नीली वाली जो है खून गुर्दे से लेके जा रही है, ऐसा ही है जी? बिल्कुल, जो मतलब ये आपका खून आ रहा है और जो खून लेके जा रही है वो नीली का, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, इस तरीके से है ये। अच्छा डॉक्टर, गुर्दे की जैसे अमूमन जो होते हैं बीमारियों वगैरह के अंदर देखा जाता है कि पेशाब की कमी वगैरह हो जाती है, इसमें देखिए इसमें एक जो उमूमी तौर पर जो गुर्दों की तकलीफ देखी गई है ना, 2 सीज़न में ज़्यादा होती है। एक तो सर्दियों का सीज़न और एक इंतहा की गर्मी का सीज़न। उसकी वजह ये होती है कि सर्दियों के सीज़न के अंदर हमारी पानी पीने की जो आदत है वो कम हो जाती है। सही, हालांकि हमारे जिस्म को तो पानी की ज़रूरत है ही, हमने हर हाल में पानी पीना चाहिए हमको, लेकिन हम वो पीते नहीं। हम सब डिज़ायर होता है, जब हमें हाजत महसूस होती है तो थोड़ा बहुत खाने के साथ ले लिया, कुछ ले लिया, तो उसकी वजह से गुर्दों में तकलीफ़ पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बिना पानी, आपका जिस्म का तकरीबन 70% हिस्सा पानी से चल रहा है। अभी जैसे पानी, हम सर्दियों का मौसम में पानी नहीं पी रहे हैं, वो साइंस अलामतें जो गुर्दे की शक्ल में हमें किस तरह महसूस होंगी? देखिए इसमें जो अगर पानी की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो उसमें जो एक सबसे बड़ी अलामत ये होगी कि आपको जो है ना बर्निंग यानी कि जलन महसूस होना शुरू हो जाएगी। पेशाब के अंदर पेशाब करते वक्त जो है उसमें कुछ तकलीफ महसूस होने लग जाएगी। सबसे बड़ी कमी हो, मिकदार में भी कमी, और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल कलर भी चेंज हो जाएगा उसका, बिल्कुल कलर जो है तेज़ पीले रंग का कलर हो जाएगा। तो उमूमी तौर पे ये होता है कि मरीज़ ये समझता है कि खुदा न खास्ता उसको पीलिया हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि एक आम अलामत ये भी समझी जाती है। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उससे पहला सवाल ही पूछते हैं कि आपने पानी कितना पिया है दिन भर के अंदर। तो पहले हम उसको डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं जाते हैं, हम पहले उसकी इंटेक जो है, पानी की इंटेक जो है वो हम उनको बढ़ाते हैं, ताकि उसका जो गुर्दे का सिस्टम है वो बेहतर तरीके से हो जाए। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है अगर पानी की मिकदार आप। और दूसरा इसी तरह फिर गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा पसीना आपका निकल रहा होता है बॉडी का, क्योंकि पसीना भी बेसिकली हमारे जिस्म से जो फाजिल मादे होते हैं वो अखराज हो रहे होते हैं, नमकियात वगैरह जो है वो ज़ाया हो रही होती है, निकल रही होती है। तो जब आप पानी की इंटेक नहीं करेंगे तो अंदर डिहाइड्रेशन यानी खुश्की की अलामत हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। अब पानी की कमी जब हो जाती है तो फिर वो डायरेक्टली गुर्दे पे आपके अफेक्ट कर रही होती है। तो जब वो गुर्दे पे अफेक्ट करेगी तो फिर उससे रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो है ना वो खड़ी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर, एक तो अमूमन ये होता है पेशाब की कमी हो गई, अब कुछ ऐसी सूरतें होती हैं जिनमें ज़्यादती भी हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है लेकिन मिकदार कम है, जैसे शुगर में अमूमन ऐसा मिल जाता है। इसमें जैसे अर्ज़ किया ना कि जैसे अब आपकी एक तो मिकदार कम हो गई और बार बार आना, दो चीज़ें होती हैं। एक तो मिकदार ज़्यादा आना और बार बार आना, और मिकदार कम होना और बार बार आना, दोनों अलग अलग चीज़ें। अब डायबिटिक पेशेंट है या कोई और ऐसी बीमारी खुदा न खास्ता उसको हुई हुई है, तो उसमें तो ये है कि उसमें
जो इसकी मिकदार है, पेशाब की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि और शुगर बार-बार के जो आती है। मरीज़ हैं उमूमन उनमें ये देखा था पेशाब की मिकदार भी बढ़ जाती है, उसमें स्मेल भी आ जाती है और इसी से अक्सर अंदाज़ा हो जाता है हाँ ये पेशेंट इस तरफ जा रहा है। नहीं तो शुगर की और गुर्दे की बीमारी का कोई कनेक्शन है? जैसा कनेक्शन तो है, सलमान, लेकिन इसका कनेक्शन इस तरीके से होता है जैसे गुर्दे की फ़िल्टर करने की कैपेसिटी होती है। जैसे कि हम शुगर ले रहे हैं तो शुगर भी एक मिकदार तक गुर्दा वापस जिस्म के अंदर ले लेता है, लेकिन जब शुगर लेवल जब बढ़ जाता है 360 का उसका थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है, 360 से ज़्यादा अगर शुगर होती है तो वो पेशाब के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो एक तो इंडिकेशन ये बनती है। दूसरा, जब गुर्दे के अंदर शुगर ज़्यादा मिकदार में आ रही होती है तो गुर्दे के जो फंक्शन काम करने वाले जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी मिकदार भी कम होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से ये लिंक्ड होता है। हाँ, ये आपने ठीक फरमाया है इसके अंदर, क्योंकि एक तो शुगर का देखें, बेसिकली शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा सिस्टम है वो है पेंक्रियाज यानी लबलबा। सही। एक्चुअली वो काम ही नहीं कर रहा होता। अब वो जो ब्लड में शुगर शामिल हो गया है वो गुर्दे में भी जाती है, सर्कुलेट तो करेगा ना। सही। जब अच्छा, गुर्दे में आपने जाएगा। पानी के बारे में फरमाया तो हमारे अमूमन पानी पीने का ऐसा होता है कि जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं जी या एक एहसास होता है यार बहुत देर से पानी नहीं पिया, ज़रा पानी पिलाइएगा। जी। तो क्या हम ये हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को कह सकते हैं कि पानी प्यास के साथ साथ टाइमिंग को भी देख कर पीजिए, कि मिसाल के तौर पर 7 से 8 घंटे हमने सोने में गुजार दिए और नमाज वगैरह जो दीगर एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं तो यूँ समझिए कि 10 घंटे हम निकाल देते हैं जिसमें हम पानी की तरफ तवज्जो शायद नहीं। ना कर पाएँ। अब रह गए हमारे पास 12 घंटे, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 घंटे 14 घंटे रह गए, तो 12 या 14 घंटे के अंदर हमने एटलीस्ट ये जो उमूमन ये घर में उमूमन ये गिलास यूज़ इस्तेमाल हो जाते हैं जी। ठीक है, नॉर्मल जैसे हमारे जनरल जो यूज़र होते हैं प्लास्टिक के हों या स्टील के हो या कांच के हों, उमूमन ये गिलास हमारे इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो गिलास हमारा जो इस्तेमाल होता है, अब ये मुझे बताइए कि ये जो गिलास जो हमारा इस्तेमाल होता है, अब इस गिलास में कितना पानी इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब ये कितने गिलास हम पिए? इसमें जो एक नॉर्मल हमारे घरों में गिलास इस्तेमाल होता है वो 200 ml से लेकर 250 ml तक का होता है। मुझे इस गिलास का मेजरमेंट ये कम से कम 250 ml होगा। अगर इसकी ऐसे कितने गिलास भी हैं? ऐसे कम से कम जो इसको है मजीद हम इसको भर लेते हैं। 8 गिलास 2 लीटर 6 से 8 गिलास हर हाल में। ये पानी के गिलास जो है ये 6 से 8 पिए 6 से 8 गिलास कम से कम ये नीड है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका काम की नौयत क्या है और कौन नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, एटमॉस्फेयर ठीक हर है, 2 घंटे में गिलास हुआ बिल्कुल एवरेज, हर 2 घंटे में एक गिलास हो गया, कम हो गया, अब आपको प्यास नहीं भी लगी पिए। और आप देखते हैं कि 2 घंटे हो गए मुझे पानी पिए हुए, तो आप 2 घंटे के बाद पानी मंगवा लें। बिल्कुल पी सकते हैं। पानी पीने में फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, अनटिल अनलेस खुदा ना खास्ता कोई और उसको डिजीज़ ना हो। ठीक है, और डॉक्टर ने उसको मना नहीं किया? डॉक्टर ने नहीं मना ठीक है। किया। तो ये है क्योंकि गुर्दे की कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं कि उसमें ज़्यादा पानी पीना भी थोड़ा सा ठीक परेशानी का बाइस बन जाता है। ओके। तो उसमें यही सिलसिला होता है। अब इसमें गुर्दे की जो बेसिकली अफ़ाल होते हैं, बेसिकली गुर्दे का फंक्शन क्या होता है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम बताते चलते हैं। गुर्दे का फंक्शन जो होता है, एक तो जो गुर्दे से तमाम फाजिल मादे होते हैं उनका अखराज करना, अद्वियात वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके जो मुज़र सेहत चीज़ें होती हैं वो गुर्दे के ज़रिए खारिज हो जाती हैं। और उसके साथ साथ जो है इसमें जो खून में शामिल जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनका भी अखराज हो जाता है। कुछ एलिमेंट्स गुर्दा ख़ुद प्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे अमोनिया है और एक आध चीज़ें और भी हैं वो प्रोड्यूस करता है, तो उसका अखराज भी इसमें शामिल हो जाता है। अब जिस्म के तमाम नाकारा और फाजिल मादे खारिज करते हैं, ख़ास तौर पे यूरिया और यूरिक एसिड जिस्म के मायात में हाइड्रोजन आयन की मिकदार को मुस्तकिल रखते हैं, जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को कंट्रोल करते हैं। अगर जिस्म में नमकियात की ज़्यादती हो जाए तो गुर्दे उन्हें ज़्यादा मिकदार में खारिज करेंगे। इस तरह जिस्म में नमकियात की मिकदार एक ख़ास हद तक रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें शुरू का जो पहला पॉइंट है कि जिस्म से फाजिल मादा या खराज करते हैं, ख़ास तौर पे यूरिया और यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड अगर हम अपना लेवल चेक करा लें तो उससे क्या हमें गुर्दे की जो फंक्शन की कैपेसिटी पता चल सकती है? देखें, इसमें
जो सबसे यूरिक एसिड तो एक दूसरी अलामत के साथ सामने आ रहा होता है ना, लेकिन अगर गुर्दे का फंक्शन देखना है तो इसका एक बेसिक टेस्ट जो होता है यूरिन डीआर, वो आप करा लें, क्योंकि गुर्दा जब ख़राब होता है तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट अलामत जो सबसे पहले ज़ाहिर होती है वो शाम में प्रोटीन का आना होता है, ठीक है ना। तो वो बड़ा सस्ता सा टेस्ट होता है, 100-150 रुपये तक का टेस्ट होता है, वो टेस्ट करवा ले। अगर उसके अंदर खुदा ना खास्ता प्रोटीन आ रहा है या यूरोबायोलॉजिन वगैरह आ रहा है या कास्ट वगैरह मिल रही होती है, तो फिर आप फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं कि क्या वजूहात हैं इसकी वजह से। कोई ऐसा टेस्ट है जो हमारे नाजरीन को हम ये कहें कि ये टेस्ट हर 6-7 महीने में या 3-4 महीने में करवा लिया करें, ताकि गुर्दे का कोई प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता अगर आपके जिस्म में कहीं भी क्रिएट हो रहा है या बन रहा है या बनने के अंदेशे हैं, तो पहले से ही आपको इस मामले में एक वो अलामत मिल जाए कि हाँ ये हो रहा है। हाँ, इसमें यही टेस्ट है जैसे अभी मैंने कहा कि यूरिन डीआर जो टेस्ट आता है बहुत सस्ता सा टेस्ट होता है, हर मशहूर भी है ये, बहुत आराम से हो जाता है ये टेस्ट। तो ये आप करवा लें और इसके अंदर बेसिक चीज़ जो है वो से आइडिया आपको मिल जाएगा किडनी फंक्शन का। टेस्ट करा के जब डॉक्टर को दिखाएंगे तो इंशाल्लाह तवज्जो खुद ही आ जाएगी। जिस तरह हम दीगर टेस्ट खुद करवा, जैसे हम दावत इस्लामी में मद्दी माहौल में सीखते हैं कि बस टेस्ट करवाने चाहिए, जी जी, तो क्या आप ये एडवाइस करेंगे कि हर डॉक्टर कहे या ना कहे हर 6 माह में एक बार UNDER करवानी चाहिए? बिल्कुल करवा लेने चाहिए, 6 माह में, 1 साल में ज़रूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि हम जब रूटीन में चेकअप करवाना चाहते हैं तो यूरिन डीआर भी रूटीन टेस्ट ही कहलाता है। हाँ, ये रूटीन टेस्ट में ही आता है कि आपके 4-5 टेस्ट रूटीन के हैं, उसमें यूरिन डीआर भी रूटीन टेस्ट में शामिल। बहुत ये जैसे अभी मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे डॉक्टर कामरान फरमा रहे हैं कि अब चूँकि हम गुर्दे का एक सिलसिला लेकर आए, तो अच्छी बात है कि अगर आपको अभी से ये कुछ पता चल जाए कि खुदा ना खास्ता कुछ है तो नहीं। बाज़ हमारे ऐसे इस्लामी भाई होते हैं जो टेस्ट करवाते नहीं, यानी टेस्ट करवाने में पता नहीं इनको कौन सा प्रॉब्लम है। मानते हैं कि आपके टेस्ट करने के अखराजात भी हैं, नो डाउट, फ्री में टेस्ट कौन करके देगा, तो लेकिन ये कि अगर खुदा ना खास्ता बीमारी बहुत आगे स्टेज पे जाकर डिक्लेयर होती है, बाज़ लोगों को दर्द हो रहा होता है, जैसे पीछे अमूमन ये पीछे की तरफ दर्द होगा ना, जी जी, अगर गुर्दे का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, इसमें अगर गुर्दे में कोई पथरी वगैरह है तब तो दर्द होगा, लेकिन अगर गुर्दे में पथरी नहीं है, क्योंकि गुर्दे का अलामत इतनी आसानी से ज़ाहिर नहीं होती, और जब वो ज़ाहिर होती है तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। देखिए ये भी एक हमें काम की बात पता चली, तो इसका मतलब तो यही है ना कि गुर्दे का मतलब के टेस्ट, जैसे कि हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हैं, शुगर टेस्ट करवाते हैं, अगर इस तरह यूरिन डीआर जो पेशाब का टेस्ट कहलाता है, यूरिन डीआर अगर आप डॉक्टर से मशवरा कर लें, हमारे डायरेक्ट कहने पर आप कल जाकर टेस्ट करवा लें, मैं ये नहीं कह रहा ना, मैं ये आपको मशवरा दूंगा, आप अपने डॉक्टर से एक पर्चा लिखवा लें और वो लेबॉर्ट्री की तरफ चले जाए कि मेरा ये है, इसका प्रोसीजर तरीक़ेकार है वो देख लें, और यूरिन डीआर भी मेरा तो मशवरा है कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन करवा लें, इतना महंगा टेस्ट नहीं है, कह रहे कि 100-150 रुपये का, 100-150 रुपये का ये टेस्ट है। तो इससे ये होगा खुदा ना खास्ता अगर कोई गुर्दे के मामले में कोई ऐसी अलामत अगर इस टेस्ट के अंदर आई बीमारी के हवाले से, तो उसको बहुत पहले पकड़ा जा सकेगा, वरना खुदा ना खास्ता अगर आगे स्टेज पर हुआ तो एक बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो खाली डॉक्टर की फीस 500-1000 रुपये निकल जाएगी। अब वो जो टेस्ट करवाने के लिए देंगे तो भी वो टेस्ट करा के जब लेबोरेटरी से बाहर आएंगे तो गुर्दे का टेस्ट करा जाएगा तो दिल पकड़ के ना बैठ जाएगा, यार उस पर 5000 चले गए, 10,000 चले गए। अब टेस्ट तो टेस्ट होता है, तो इसलिए मतलब ये आपको मशवरा दे रहे हैं, ये सिर्फ जस्ट मशवरे हैं, वो भी पहले आप अपने डॉक्टर के एडवाइस ले लें, उसके बाद हमारे क्लिनिक सिलसिले पर आपको कुछ कह दिया और आपने कर लिया, ये मैं बिल्कुल आपको नहीं कहूँगा। अभी जैसे गुर्दे का ये जो टेस्ट डॉक्टर साहब ने किया ना, इसमें 3 चीज़ें पता लग सकती हैं। एक तो चीज़ ये है जैसे प्रोटीन अगर आ रहे हैं, वो पेशेंट जो डायबिटिक के पेशेंट है और हाइपरटेंशन भी है, रीनल फेलियर, गुर्दे फेल की तरफ जब जा रहे होंगे तो उसमें इनकी तशखीस में आसानी होगी, क्योंकि प्रोटीन आना डॉक्टर साहब ऐसे ही है, अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन में तो पेशेंट जो है मस्ट है, ये लाजिम है, वरना तो करवाना। ये रीनल फेलियर पे जाएंगे। रीनल फेलियर की सूरत में ये होता है प्रोटीन आ रहा होगा आपके डीआर में, जी जी,
दूसरा, अगर इनको इन्फेक्शन हुआ हुआ यूटीआई वगैरह, उसमें भी यूरिन डी आर फ़ायदेमंद मालूम हो जाएगा उसके अंदर। खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई ऐसी अलामत हो कि उसमें पथरी वगैरह की भी सूरत हाल हो, तो उसमें भी रेड ब्लड सेल्स भी मिल सकते हैं, जिसकी वजह से पथरी की तरफ निशानदेही हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से वो पथरी हो उसमें, लेकिन निशानदेही मिल सकती है उसकी तरफ से। तो ये छोटा सा टेस्ट है जिसको करवाने में। सर ये बोला जाता है गुर्दे का दर्द हो रहा है साइडों में, ये क्या चीज़ होती है? साइडों में दर्द हो रहा है। गुर्दे होता तो साइडों में ही है, थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, थोड़ा सा अलग थलग करना पड़ रहा होता है दूसरी चीज़ों के साथ। अब वो मरीज़ की अलामत पे डिपेंड करता है कि मरीज़ अलामत क्या बताता है। अब एक दर्द साइड में हो रहा है, ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको पता है मसल्स भी हैं, ठीक है ना, बाज़ औक़ात मस्कुलर पेन यानी पट्ठों के खिंचाव की वजह से भी ये दर्द होता है। कॉल ले ले। जी बिल्कुल, कॉल चलाइए। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है, मैं खानबिला से बात कर रहा हूँ। मेरे गुर्दे में पथरी है, दाएं गुर्दे में तकरीबन 50 mm की। क्या वो दवाइयों के जरिए से निकल सकती है या उसका ऑपरेशन होगा? उसका तरीका कार बता दें। और मुझे वो कुछ तकलीफ नहीं है, दर्द वगैरह भी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से पूछकर मजीद अर्ज करते हैं। और कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शबाज अतारी, मरकज़ औलिया लाहौर से मैं बात कर रहा हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मुझे कमो पेश 5 से 7 साल का अर्सा हो गया, गुर्दों में पथरी हो जाती है और खुद ही निकल जाती है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इससे बचा कैसे जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुर्दे की पथरी एक ऐसा मर्ज़ है कि शायद अगर हम उस पर कॉल लेना शुरू करें, बहुत कॉल हैं सर, तो बहुत कॉल आ जाए। मैं डॉक्टर साहब से ये अर्ज़ करूँगा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि गुर्दे में पथरी ये होती मतलब अगर एक शख्स है जिसको गुर्दे में पथरी नहीं है, अल्लाह महफूज रखे, और वो चाहता है कि मैं गुर्दे की पथरी के बर से महफूज रहूँ, तो उसको क्या एहतियातें करनी चाहिए? इसमें जैसे हमने पहले अर्ज़ किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़रूरी चीज़ होती है ना, एक तो वो पानी का इस्तेमाल और उसकी अपनी ग़िज़ा, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखे। क्या ख़राब पानी भी गुर्दे की पथरी का सबब बन सकता है? नुकसान हो सकता है, क्योंकि पानी पीना ये गुर्दे की पथरी से अगर बचाएगा, तो ऐसा पानी जो कि गंदा होगा, कचरे वाला होगा, या इसके अंदर मिट्टी होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, और अगर वो पिएगा तो वो हो सकता है कि वो फिर गुर्दे के अंदर वो चीज़ें जमा होती रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये हार्ड वाटर जो होता है पहाड़ी इलाकों के अंदर पानी, इसमें ऐसी कोई एसोसिएशन है स्टोन फॉर्मेशन से? एसोसिएशन नहीं बोले नहीं, मतलब कोई राब्ता है? बोलेगा इसकी कोई तंजीम है एसोसिएशन? गुर्दे के क्या एसोसिएशन होगी डॉक्टर साहब? नहीं, हमारे मध्य जाएंगे नादिर गुर्दे की एसोसिएशन के पीछे चले जाएंगे। आप थोड़ा आसान करो ना, इससे कोई ताल्लुक? हाँ क्या बात है आपकी। देखिए इसमें अब डिपेंड करता है कि वो एरिया किस किस्म का है। अगर हाई एटीट्यूड के ऊपर है तो वहाँ पे चांसेस कम होते हैं। हाई एटीट्यूड क्या मतलब ऊंचाई, बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है जैसे। ये मुझे असल में हमारे क्लिनिक का सिलसिला में फारिग करके किसी से मिलना था, मैं मिला था, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपका सिलसिला तो अच्छा होता है, लेकिन आपकी कई बातें हमारी समझ में नहीं आती है। नहीं, वो निकल जाती है अल्फाज। हमारी पूरी कोशिश असल में ये वर्डिंग हमारी रूटीन की है। अब रूटीन जैसा मैंने कहा, रूटीन का वर्ड भी हमारी रूटीन में सही। तो ये हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो अल्फाज होते हैं, अगर कहीं कहीं हम उसकी तसहील आसानी कर देंगे तो हो सकता है कि नाजरीन को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो उसमें ये है कि अगर ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाके वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जो कुदरती आबशार और ये झरने वगैरह होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी हद तक पानी साफ़ सुथरा होता है। लेकिन अगर उसमें ऐसी हैं सराउंडिंग के अंदर आसपास कोई ऐसी हैं जैसे माइंस वगैरह होती हैं, कानें वगैरह होती हैं, जो अगर वो सराउंडिंग्स के अंदर हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके अंदर कुछ आमिज़िश उसके साथ मिल के शामिल हो जाए, पथरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए साफ़ सुथरा। अच्छा, अब हमारे जो साहिल मोहतरम थे, इनको आप क्या जवाब दें? अच्छा, इन्होंने जो पहले इस्लामी भाई की कॉल की थी कि उन्होंने कहा कि 50 mm कमोबेश 5 सेंटीमीटर की बता रहे हैं पथरी है, अब ऑपरेशन होगा या नहीं, डिपेंड करता है कि उनकी पथरी की पोजीशन कहाँ पे है। अगर वो ऐसी जगह पे है कि वो निकल सकती है तो हो सकता है कि साइज़, बहरहाल मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा है कि वो ना निकल पाए। साइज़ छोटा है, साइज़ बहुत छोटा है इसका।
लेकिन अगर ऐसी पोजीशन में है जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके गुर्दे से निकल के आगे जो नाली उसमें नाली में आ गई है या फिर उसके उसमें पेल्विस का एरिया जो होता है वहाँ आके फंस गई है, तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी आजमाइश हो सकती है, फिर वो इमरजेंसी उसमें एक तरह से बन सकती है। तो एक छोटा साइज़ है, मैं समझता हूँ कि अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा करें पानी का इस्तेमाल ताकि यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि ये निकल सकती है। अच्छा, बाकी हम क्या आज के सिलसिले में गुर्दे से और पथरी के मर्ज से निकलने के लिए रूहानी इलाज भी बताएंगे? ज़रा मुझे बताइएगा, बताएंगे ना? इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह आपको ये भी बताएंगे, रूहानी इलाज और घरेलू इलाज वगैरह जो होते हैं इंशाल्लाह वो भी हम आज आपको बताएंगे। हो सकता है कि किसी से इसको भी फ़ायदा हो जाए। अभी मालूम ये करना है कि जो किसी को गुर्दे में पथरी हो गई तो अब इसकी अलामतें क्या क्या होंगी, पेशाब में क्या क्या मामला आएंगे, और पेन किस तरह का होगा, दर्द किस तरह का होगा, और दर्द किस जगह पे होगा? मगर ये दोनों कॉलें हो गई, इसमें एक कॉल है जो दूसरे इस्लामी भाई थे, उन्होंने उनको जो 50 CM वाले थे, हाँ वो ये है उनसे कि एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोई नेफ्रोलॉजिस्ट यानी गुर्दों के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे मशवरा कर लें, तो वो बेहतर गाइड कर सकते हैं जो भी इनकी रिपोर्ट्स हैं उनको देख के कि किस पोजीशन में है। लेकिन चांसेस यही है कि साइज़ बहुत छोटा है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें ऑपरेशन। मैं थोड़ा अंदर की बात दोबारा लूँगा। डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि वेरी सॉरी टू से, बहुत मादरत के साथ, ऐसा होता है कि गुर्दे का जो इलाज है, पथरी हो या कोई और प्रॉब्लम हो, वो बगैर ऑपरेट किए डॉक्टर भी जानता है कि पॉसिबिलिटी है, मरीज़ थोड़ी सी कोशिश करेगा तो ये इलाज करेगा तो हो जाएगा, और वो उस इलाज की तरफ जाने के बजाय इसको ऑपरेट की तरफ लेके जाए, तो क्या ऐसा भी हो सकता है? इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि क्योंकि गुर्दा का ऑपरेट करना हर नॉर्मल सर्जन का काम नहीं होता। हम क्योंकि डॉक्टर मेडिकली तौर पर बाज़ लोगों को इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, अगर यहाँ पर गलतफहमियाँ नहीं है तो मरीज़ को एक सेटिस्फिकेशन होती है ना, कोई इत्मीनान होता है कि अगर डॉक्टर ने मुझे गुर्दे के ऑपरेशन का कह दिया है तो यहाँ डॉक्टर मेरे मतलब कि वो अपने पैसों के लिए मेरी सेहत से नहीं खेलेगा। तो अगर गुर्दे के मामले में अगर आपको इतना अंदाज़ा है कि ऐसा नहीं है तो हमारे मरीज़ जो है वो मुतमईन हो जाएंगे। इसमें देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन यानी कि जहाँ पे तालीम दी जाती है डॉक्टर्स को, वहाँ पे अगर आप जाके दिखाएंगे तो इस चीज़ के होने के चांसेस 0% है। वहाँ पे ये नहीं होता चीज़ें। मे भी पॉसिबल कोई इक्का दुक्का केस कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर होता हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप ऐसी इंस्टीट्यूशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे चांसेस नहीं होते हैं इस चीज़ के कि वो इस किस्म की चीज़ हो। हाँ, ऐसी पोजीशन होती है, बाज़ औक़ात पोजीशन पे होता है कि वो स्टोन ऐसी जगह पे होता है कि उसके निकलने के चांसेस नहीं होते, तो फिर वहाँ लामाला ऑपरेशन करना पड़ता है। बाज़ औक़ात साइज़ पे डिपेंड करता है कि अगर साइज़ उसका बड़ा है तो अगर वो इस पोजीशन में भी है कि वहाँ से निकल के रास्ता भी बना हुआ है लेकिन उसका साइज़ इतना बड़ा है कि वो वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता, तब उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। सेकंड तो दूसरा जो इसमें इस्लामी भाई ने सवाल पूछा था कि गुर्दे की पथरी होती है, बार बार होती है, बार बार निकल जाती है छोटी छोटी, तो यकीनन इनका जो ज़रा ध्यान दें कि इनके जो खाने पीने के मामलात हैं या सराउंडिंग्स में जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे ऐसी कोई सूरत हाल तो नहीं है जहाँ पे ये इनटेक करते हैं, पानी वगैरह लेते हैं, या कुछ इनके अपने ग़िज़ाई मामलात ऐसे ना हो जिसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर साहब, जिनमें कैल्शियम लेवल ज़्यादा, हाइपर कैल्शियम, जैसे कैल्शियम बढ़ जाता है जिनमें, उनमें भी स्टोन बनने के रिस्क बढ़ जाता है क्या? डेफिनेटली उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है जब हाइपर कैल्शियम, उसमें स्टोन के साथ साथ फिर दूसरे मामलात भी सामने आ जाते हैं। तो अभी इंशाल्लाह इसकी पथरी की पेशाब में क्या अलामतें हैं, क्या पोजीशन है, किस तरह का दर्द होता है? देखें, जब गुर्दे में पथरी होती है तो दर्द उस सूरत में होता है जब पथरी अपनी जगह से मूव कर रही होती है। सही है। जब वो मूव करेगी पथरी तब उसको शिद्दत के साथ दर्द होगा, मतलब इतनी शिद्दत से दर्द होता है कि वो नाकाबिले बयान होता है और नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अच्छा, दर्द किस जगह पे होगा, कमर में होगा या साइड में होगा? दर्द जो है बेसिकली होता है बैक साइड के ऊपर है, जो रेडिएट करता है यानी आगे की तरफ आता है, आगे की तरफ आएगा और नीचे मसाने की तरफ जाएगा वो। सही, मतलब ऐसा लगेगा कि यार हो तो यहाँ रहा है लेकिन आगे तक जा रहा है, रेडिएट होता हुआ महसूस होता हुआ। तो वो एक सबसे बड़ी निशानी मिलती है। दूसरा जो है आपको
जो पेशाब है उसमें बाज़ औक़ात जलन की शिकायत भी हो जाती है, बाज़ औक़ात उसमें तकलीफ़ की शिकायत भी हो जाती है, बाज़ औक़ात उसमें रुकावट की शिकायत भी हो जाती है, बाज़ औक़ात बुखार भी चढ़ जाता है। सही। तो ये बहुत सारी अलामात होती हैं। अगर दिखा सके अलामात कि इसमें गुर्दे की पथरी के जो मरीज़ होते हैं उनमें कमोबेश 8-10 अलामात हैं जिनमें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको मिल सकती है कि अगर ऐसा कोई मरीज़ है तो उसका ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस पथरी की वजह से ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ उसको बढ़ रही है। अलामतें लिखी हुई आई हैं। अच्छा, अलामतें हम दिखा रहे हैं अब्दुल खलील भाई, चूँकि हमारे रूहानी इलाज या घरेलू इलाज बाज़ चीज़ों में ज़्यादा होते हैं और हम एक साथ बताने जाते हैं तो मदी जगह नाज़रीन के लिए हो सकता है कि इसको नोट करना इतना आसान ना होता हो। तो इन अलामतों से हम फारिग होकर फिर आपके पास आते हैं। आप एक साथ ना सही वन बाय वन कर हमें इस सिलसिले में कुछ रूहानी और घरेलू इलाज एक दो मिनट में बताते रहें, ताकि हमारे मदी चैनल के नाज़रीन उसको भी महफूज करते रहें। इसके बाद हम आपकी तरफ आ रहे गुर्दे की पथरी की अलामत अगर दिखा दें, ये तो वो जो बीमारी है नेफ्राइटिस, ये उसकी अलामत बता रहे हैं। तो उसमें जो है ब्लड प्रेशर जो है उसमें यकीनन बढ़ता ज़रूर है उसका ब्लड प्रेशर, क्योंकि आपका फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा होता है। गुर्दों का एक काम बेसिकली ब्लड प्रेशर को भी तो कंट्रोल करना होता है। ये भी उसी की अलामत है, ये यूरीमिया की अलामत है। सही। जो गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो इसमें ब्लड प्रेशर पे भी ध्यान रखना पड़ता है और इसमें पानी की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा दें। किसी को अगर रात बेरात किसी पथरी हो जाए, दर्द हो रहा हो, तो फौरी तौर पे उन्हें करना क्या चाहिए? देखें, अगर रात बेरात में अगर उसको दर्द हो जाता है तो लाजिमी बात है फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना। ये तो उसूल बना लेना चाहिए कि अगर रात के डॉक्टर का क्या करें। मैंने तो अब तो कुछ मुझे ऐसा वाक़ियात हुए, तजर्बात हुए, रात में डॉक्टर का बड़ा प्रॉब्लम है। रात में जनरल हम किसी भी कोई ऐसे हॉस्पिटल की तरफ, रात को प्राइवेट क्लिनिक तो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा डॉक्टर सलमान। सही। तो अब आप किसी भी ऐसे दर्द के लिए कहीं जाते हैं तो डेफिनेटली कि आप चले जाएंगे वो ओपीडी में जाएंगे। सही। एक इमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी में अब नॉर्मल हॉस्पिटल में जाते हैं। मेरा पिछले दिनों ही इत्तेफाक हुआ, मैं अपना प्रैक्टिकल वाक़या ही बयान कर देता हूँ। पिछले दिनों एक तो मुझे एक मरीज़ को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा, रात तकरीबन 2:30-3 बजे जाना पड़ा मुझे। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा मरीज़ के साथ, तो मुझे था वो पेन बहुत था ना उस मरीज़ को। तो मैं कहा इंजेक्शन, अब किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख लिया। अब चूँकि मेरा आपके साथ बातों को उठना बैठना रहा है तो कुछ इसमें मालूमात हो जाती है। तो मैंने मरीज़ को पूछा कि आपका वो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया या नहीं किया, या कुछ तरह चीज़ चेक की? कहा नहीं, कुछ किया नहीं, कि मुझे खाली ये पर्चा दे दिया कि आप इंजेक्शन लगा लें। मैं कहा इंजेक्शन कोई भी समझदार डॉक्टर बगैर चेक किए इंजेक्शन जिस्म में डालेगा नहीं आपके, हैं? मैं गलत तो नहीं था? सही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एक जनरल अब मुझे फिर इसका तजर्बा ये, मुझे मेरा अंदाज़ा ये होगा, रात में चूँकि डॉक्टर इतने मजबूत डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, लिहाजा ये केसेस, एक केस ख़राब हो चुका है, वो भी मेरे पता है। एक केस ख़राब हो चुका है, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगा दिया और लगाने के बाद मरीज़ की आदत ख़राब हो गई। तो अब एक रात के, अब तो रात को 2-3 बजे जाओ तो वैसे ही डॉक्टर आधी नींद में होते हैं, बात हो गए, पेशेंट नहीं है बेचारे को, नींद आई जाएगी। तो अब वो डॉक्टर नींद में उठे तो फिर प्रॉब्लम। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं एक मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए कोई इनको फ़ायदा हो, मैं इस वजह से थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जाकर आपसे बात कर रहा हूँ, मगर ताल्लुक़ उसका मेडिकल से ही है कि अगर अल्लाह ना करे आधी रात में हमारे किसी भी इस्लामी भाई को कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, बच्चे का प्रॉब्लम होता है या औरतों में प्रॉब्लम हो जाता है, ख़ुद उसको प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो डायरेक्ट जाकर कोई इंजेक्शन ले ले, या वो अगर किसी ओपीडी में गया है, कोई से इमरजेंसी गया है, तो एटलीस्ट उसको 2-3 चीज़ें बता दें मरीज़ को या उसके अटेंडेंट को कि आप जब भी ऐसे किसी केसेस के अंदर जाएं और डॉक्टर जब आपको इलाज करे तो इसके कम अज़ कम 2-3 चीज़ें देख लें कि अगर आपका ये चीज़ चेकअप नहीं हुई है तो आप एटलीस्ट अपने ट्रीटमेंट से बचिए। इसमें होता क्या है, जब कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी होते हैं, अगर वो तकलीफ़ के साथ आ रहा होता है तो पहली प्रायोरिटी ये होती है कि इसकी पेन को रिलीफ़ किया जाए, दर्द को ख़त्म किया जाए। ठीक है, अब वो उसका तरीक़ेकार यही होता है कि उसका पेन रिलीफ़ करते हैं, क्योंकि जब तक दर्द उसको रहेगा पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता।
वो रिलीफ होने के बाद ही सही तरीके से कोऑपरेट करता है, और बाज़ औक़ात एग्जामिनेशन चेकअप करना भी दुश्वार हो जाता है। ठीक है, तो जब उसका दर्द रिलीफ हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, तो फिर डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं कि तो क्या दर्द कम करने के लिए आप इंजेक्शन विदाउट एनी चेकअप, क्या आप इंजेक्शन को एडवाइस करेंगे? हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, डॉक्टर को पूछे ही नहीं। हाँ। और आपको खाली जाते पेन किलर का इंजेक्शन दे दे कि आप पेन किलर लीजिए और इलाज में चूँकि वो दर्द कम हो जाएगा तो फिर शायद हो सकता है कि ये फ़र्क पड़ जाए। नहीं, इसमें तो फिर यकीनन डॉक्टर साहब की कोताही होगी, क्योंकि वो लाजी हिस्ट्री तो लेंगे ना। अब हर दर्द के अंदर पेन किलर नहीं चलता, हर दर्द के पेशेंट अंदर को पेन दूसरी किलर जगह ले नहीं। जाना पड़ा। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि यार ये बगैर ट्रीटमेंट के ये इंजेक्शन डाल देंगे, तो ये क्या है, ये मतलब ऐसा नहीं कि मतलब लेने के देने पड़ जाए। तो फिर वो कहीं और लेके जाना पड़ा, तो वहाँ पे 2 ट्रीटमेंट हुए, इंजेक्शन और जेल, मेडिसन हो जाए। मैं कहा यार मेडिसन मेरे वहाँ ब्लड प्रेशर चेक वगैरह हुआ, तो फिर मुझे थोड़ा तसल्ली हुई कि यार कोई समझदार डॉक्टर है जो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने के बाद ट्रीटमेंट हो जाए। फिर भी मैंने मेडिसन नहीं ली, मैंने जेल को प्रीफर किया। मैंने कहा ये आउटडोर इलाज हो जाए ना, आउटसाइड सही, कहीं भी लगाने का ये वो, तो ये ज़्यादा बेहतर है ना कि कुछ अंदर चली जाए। सही सही सही। ये आप लोगों के साथ बैठकर थोड़ी बहुत समझ पड़ी थी। नहीं, इसमें वही है जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है ना वो यही होती है कि पेशेंट से हिस्ट्री प्रोटोकॉल तो लेके। यही है कि इमरजेंसी में जैसी पेशेंट आए तो उसका फॉलोअप लेके डाल दे। इनिशियली जो रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर तो डाले। तो होना चाहिए ना। नहीं, वो देखें, जब पेशेंट आपके पास आता है इमरजेंसी के ये मद्दे चले के नाज़रीन, ये आप नोट कीजिएगा, ये बातें मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि आप जब अपने किसी बच्चे को या घर के किसी ख़वातीन को, या कि आप खुद चले जाएं, वालिद साहब को लेकर जाएं, मम्मी को लेकर जाएं, बच्चों की अम्मी को लेकर जाएं, एटलीस्ट प्लीज़ ये नोट कीजिएगा। ये मेरा ख्याल है ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आप बयान कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड तरीका है, चाहे वो इमरजेंसी में है या प्राइवेट क्लिनिक के अंदर है या किसी हॉस्पिटल में जाएँ, खा वो हॉस्पिटल डोनेशन पर चलता हो, लेकिन डॉक्टर का ताल्लुक डोनेशन से चलने या प्राइवेट चलने से नहीं है। डॉक्टर का ताल्लुक तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट से है। सही है जी जी। उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए डॉक्टर को कि ये हॉस्पिटल फ्री में चल रहा है या ये हॉस्पिटल बहुत कीमती चल रहा है। डॉक्टर का काम ही उसका बेसिक ट्रीटमेंट मरीज को प्रोवाइड करना है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमारे पेश नज़र होनी चाहिए ताकि हम किसी बड़े प्रॉब्लम से बच सकें। फिर जो डॉक्टर साहब कहें उस पर अमल कीजिए। इसका जो प्रोटोकॉल जो है ना डॉक्टर साहब, तरकीब तो ये है कि जैसे ही पेशेंट आएगा, एक जो मेडिकल एथिक्स है कि पेशेंट का आपने एग्जामिनेशन की, इवन कि अगर वो जो जगह की पेन भी बता रहा है उस जगह की भी एग्जामिनेशन करेगा। एक अजीब सी बात है कि मेडिकल एथिक्स के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप पेशेंट को इंजेक्शन लगा भी रहे हैं तो लगाने से पहले आपको मरीज़ से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इंजेक्शन लगा सकता हूँ और ये क्या इंजेक्शन लगा रहा हूँ, इसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान है। मरीज़ इजाज़त देगा तो ही आप लगा सकते हैं। अब ये ऐसा होता है किताबों में लिखा है, ये एथिक्स की जो किताब है राइटिंग में। हाँ, ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं, जो अच्छे डॉक्टर है, हाँ। जो हम जो कह रहे हैं, जो भी डॉक्टर प्रोफेशनल है और जो समझदार और तजर्बेकार अच्छे डॉक्टर हैं, डेफिनेटली वो हमको अप्रिशिएट ही करेंगे कि यार ये अवेयरनेस है जी, ये एजुकेट किया जा रहा है। मगर बाज़ होते हैं जो बेचारे या तो जल्दबाजी में आ जाते हैं। देखिए गफलत कहाँ नहीं है डॉक्टर साहब, सही, गफलत कहाँ नहीं है। अब अगर डॉक्टर खुदा ना खादा गफलत कर जाए ना तो मरीज़ का तो बहुत अजीब हाल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अब आप ये चंद चीज़ों को पेश नज़र रखिएगा, इंशाल्लाह हम चलते हैं फिर गुर्दे की तरफ। डॉक्टर साहब, मैं एक ऐसे मरीज़ को जानता हूँ जिसके पाँव का ऑपरेशन हुआ विदाउट शुगर टेस्ट, वो मरीज़ फिर खड़ा नहीं हो सका। नहीं देखें, बात यही है कि अगर 2000 मरीज़ हैं या 10,000 मरीज़ हैं तो 10,000 मरीज़ के अंदर से अगर 3 मरीज़ों को, 4 मरीज़ों को या 10 मरीज़ों को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो 9,995 को क्यों भूल जाते? अच्छा है, अच्छा है। नहीं, इसको हम भूल नहीं रहे। हाँ, हम भूल नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि मतलब कि एक इलाके के अंदर 25,000 लोग रहते हैं, अगर 2-4 घरों में डकैती पड़ जाती है तो बाकी घरों में नहीं पड़ी तो आप तसल्ली रखें, एहतियात करनी पड़ेगी। नहीं तसल्ली रखें भाई, पढ़ रही है तो थाना सही है ना, सही। लेकिन थाने को तो आप नहीं मतलब बोलते कि नहीं क्यों पड़ी डकैती, थाना क्या कर रहा था। तो देखें, जो आप मतलब अपने लिए पसंद करें तो अपने भाई के लिए वही पसंद करें। तो अगर कोई गफलत से कोई केस होता है वो नोटिसेबल है। आपने गफलत नहीं की
और उसके एक चीज़ थी उसके नसीब में इस अंदाज में थी, वो अलग है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, आप ठीक है, आप घुट्टे पैर की तरफ भी मुड़ेंगे, पेट की तरफ भी मुड़ेंगे, कोई मसला नहीं है चलता है। चलें आप उस पर चलते हैं, हम रूहानी इलाज की तरफ चले। भाई गुर्दे के लिए क्या करें हम लोग? अरे गुर्दे के लिए क्या, गुर्दे के मर्ज से बचने के लिए क्या करें? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया इरशाद फरमाते हैं, मदनी मुज़ाकरों में जो सुना है कि ज़्यादा चाय पीने वाले का गुर्दों के अमराज से बचना जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है। तो आपने इरशाद फरमाया कि बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की पहली बात अर्ज़, चाय कम पीनी चाहिए। ठीक है, चलो इंशाअल्लाह। इसी तरह से गुर्दों में बातों का जैसे दर्द का मामला होता है, गुर्दों में दर्द होता है, तो मेडिकल रीजन होगा डॉक्टर साहब? चाय की वजह से गुर्दे जो इफेक्टेड होते हो? कैफीन होती है, कैफीन की वजह से पेशाब को बढ़ा देती है। ठीक है, ओके। गुर्दों में दर्द के रूहानी इलाज शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले बीमार आबिद जो कि जेबी साइज़ में है, इसके सफ़हा नंबर 65 पर तहरीर फरमाया। एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरह 7 बार, फिर आखिर में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़कर दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुर्दे का दर्द ख़त्म हो जाएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई को चाय नहीं दी तो इनको भी चाय दे दें। चाय पूछा था मुझसे, मैं मना अच्छा, मना कर दिया आपने, यूँ क्या बात है? चले एक इसके साथ घरेलू इलाज भी अर्ज़ किए देता हूँ। जी फरमाइए। गुर्दे की पत्थरी और पित्ते की पत्थरी के जैसे बहुत सारे इस्लामी भाइयों इसको ये मामलात होते हैं, तो इस यही रिसाला बीमार आबिद जो जेबी साइज़ में 64 सफ़हा नंबर, तो इस पर आपने तहरीर फरमाया है कि कच्चे पपीते पर सफ़ेद या काला नमक लगा लीजिए और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च छिड़क लीजिए और दिन में 3 मरतबा तकरीबन 10-10 ग्राम खूब अच्छी तरह चबाकर खाइए। चबाना दुश्वार हो तो पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुर्दे और पित्ते की पथरी निकल जाएगी। ज़्यादा मिक़दार में ना खाइए क्योंकि ये थकील यानी वज़नी होने के सबब देर से हज़म होता है, अगरचे दूसरी चीज़ों को जल्द हज़म करने में मदद देता है। तो ये कच्चा पपीता मौजूद है और इसके साथ जैसे कि आमिर सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया ने इरशाद फरमाया कि पिसी हुई काली मिर्च, तो ये काली मिर्च है, इसको पीस कर अपने हिसाब से जितना भी यानी कि हल्का जायका, और इसी तरह से ये काला कच्चा पपीता क्या करें? कच्चे पपीते को या तो अच्छी तरह जैसे ग्राइंड कर लें, थोड़ा बारीक बारीक कर लें। इसको पहले तो काटें? जी जी। फिर काटने के बाद इसके बीज होंगे वो अलग कर लीजिए। बीज अलग कर दिए। उसके बाद अब या तो इसको हाथ से ही कुछ थोड़ा सा बारीक कर लें, या फिर अगर वो ना खा सकें तो फिर उसके ग्राइंड कर लिया जाए इसको, तो बिल्कुल बारीक हो जाए। तो उसके बाद तकरीबन 10 ग्राम के करीब लेने के बाद उस पर ये एक थोड़ी बहुत ये काली मिर्च और ये काला नमक ये छिड़कने के बाद इसको इस्तेमाल कर लिया जाए। मगर ये है कि इसमें एहतियात जो लिखी है कि 10 ग्राम से ज़्यादा ना हो, कि ये ख़ुद यानी कि इतना सकील होता है, यानी जल्दी हज़म नहीं होता। तो अगर ये ज़्यादा खा लेंगे तो फिर ये कि मैदे में प्रॉब्लम करेगा। तो ये एक इसका घरेलू इलाज। और ये कितना इस्तेमाल करना है एक दिन में? एक दिन में 3 मरतबा, 3 मरतबा तकरीबन 3 मरतबा 10-10 ग्राम, इससे ज़ायद नहीं खाना। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। जिसे अभी गुर्दे की पथरी के हवाले से जो बातचीत हो रही थी, इसमें चाय का तस्करा भी आया, तो उसमें 1-2 चीज़ों को और मैं अर्ज़ कर दूँ कि जो पालक है, साग है, ये 2 एलिमेंट भी जो है ना, इनकी ज़्यादती वो भी ऑक्सीलेट यानी कि जो एक पत्थर बनाने की जो एक वो होता है जुज़ होता है, उसकी ज़्यादती का इजाफा बढ़ सकता है। मतलब ये पान गुटखा छालिया इससे भी कोई पथरी का ताल्लुक? उसमें भी चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उससे भी पथरी होती है, एहतियात करनी चाहिए। वैसे भी वो तो 100 मसाइल का मसला है, पान गुटखा छालिया से तो 100 मसाइल खड़े होते हैं, उसमें गुर्दे का मसला भी शामिल हो जाता है, कैंसर का मसला भी है, ज़बान का मसला भी है, हलक का मसला। पथरी अमूमन जो बनती है कैल्शियम से बनती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। पान वगैरह के अंदर चूना जो होता है ये भी कैल्शियम की फॉर्म होती है, वो डायरेक्ट लिया जा रहा होता है। जी, चूना है क्या बेसिकली? वो जो हम घरों में चूना करते हैं वही तो चूना होता है। और वही क्या चूना होता है? पान में आता है। उसमें बस थोड़ी सी
वो कुछ मिलावट कर देते हैं क्या, लगा देते हैं। अब ये इसमें जो इसके अलामात हैं, इसमें 2-3 चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली थी, इसमें 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे यूरिन जो है, पेशाब का गाढ़ापन हो जाना, विटामिन्स की कमी, डाइट आप प्रॉपर ना लें, ज़्यादा गोश्त खोरी जो है, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सब्ज़ी का इस्तेमाल उसमें नहीं होता है, और जो तेज़ाबियत बढ़ जाती है वो उसी की वजह से कि पानी की कमी हो रही है, उसकी वजह से जो तेज़ाबियत बढ़ रही है, वर्जिश की कमी है, या प्रोस्टेट गुदूद, मसाने का गुदूद जो है वो अगर बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये सारी अलामत हो सकती हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड वगैरह से बनती है, 2 जो होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा बनती है, वो यूरिन डीआर में हमें मिल जाते हैं। सही है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम यूरिन डीआर हुआ तो स्टोन्स से भी पता चल जाएगा। स्टोन्स का पता चल जाता है। अगर तेज़ाबियत होगी तो कंकरी और रेत बनने में मदद देती है, यानी कि आपकी अगर पानी आप कम पिएंगे, सही, बॉडी के अंदर पानी कम जाएगा तो वो सर्कुलेशन नहीं होगी, तो अंदर जो सफाई का अमल है वो सही नहीं हो पाएगा, तो उसमें वही ऑक्सीलेट बनने में जो है वो, या रेत के ज़रात, उम्र आपने अल्ट्रासाउंड में देखा होगा ना कि रेत के ज़रात हैं जिसको हम कॉन्क्रीशंस कहते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं, जो बाद में वो उसमें पत्थरी के अंदर जो है ना कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इनकी अलामात होती हैं जिसमें थोड़ा एहतियात करना चाहिए। पानी, फिर वो इसमें आती है इंपॉर्टेंट चीज़ के पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डॉक्टर साहब, अब इसी तरह के पेशेंट इसी तरह का है कि उनको दर्द तो नहीं है लेकिन पेशाब की मिकदार भी कम है और जलन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखें ये क्या चीज़ है? इसके साथ फिर और भी कोई अलामत होगी, जैसे बुखार, हल्की सी बैक पेन आ रही है, बैक पेन भी आ रही है, बुखार भी हो रहा है, बुखार भी कम शिद्दत का है, सर्दी लग रही कभी है या नहीं लग रही है, तो बहुत ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि यूटीआई की तरफ जाता है, यानी कि आपकी जो पेशाब का इन्फेक्शन जिसको आप कहते हैं ना, उसकी वजह से आता है कि जरासीम आ जाते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। वो पेशाब की नाली में भी हो सकता है, गुर्दे में भी हो सकता है, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन की वजह से वही तेज़ाबियत बढ़ती है, पीएच लेवल बढ़ जाता है। सही है। और जब पीएच लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वो एक तरह की तेज़ाबियत बढ़ जाती है, और उसकी वजह से जब वो यूरिन पास कर रहे होते हैं तो उसमें जलन महसूस होने लग जाती है। कॉल चला दी। मेरा नाम मोहम्मद एहतशामुल हसन है, मैं जंग सदर से बात कर रहा हूँ। और सर, सवाल मेरा ये है कि मेरे दादा जान है, उनको गुर्दों का मसला है और बहुत ज्यादा शदीद मसला है गुर्दों का, और डॉक्टर्स ने डायलिसिस का कहा है, और कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं डायलिसिस करवाएंगे तो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा मामला खराब हो सकता है, मतलब एंड है 95% गुर्दे खराब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में कोई अच्छा मशवरा भी दें कि क्या किया जाए। बस दवाई खिला रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं और दवाइयाँ खिला रहे हैं, और दुआ भी कर दें। अल्लाह प्यारे हबीब के सदक़े में आपके मरीज़ को शिफा दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए, मन की सलामती अता फरमाए। मज़ीद मशवरा इंशाअल्लाह हम डॉक्टर साहब से लेते हैं। एक और कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब से मशवरा लेना है कि आपका सिलसिला तो गुर्दों पर है, लेकिन जरियान की बीमारी से किस तरह बचत हो सकती है? अगर जरियान की बीमारी लग गई हो तो उसका क्या तरीक़ेकार है, किस तरह आदमी इससे बच सकता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। दूसरी कॉल चलाइए। अल्लाह आपको शिफा दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद रशीद अवान है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब के लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके गुर्दों पे मारूसी थैलियां हो चुकी हैं, थैलियां बन चुकी हैं जिसका के कोई इलाज नहीं, और इसकी वजह से उनका खाना पीना भी उन्होंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, उनका यूरिया भी बढ़ जाता है, क्रेटिनाइन भी बढ़ जाता है। तो इस सिलसिले में दवाइयाँ हमें एडवाइस करें। और कॉल चलाइए। बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि गुर्दे में अगर जख्म हो जाए तो इसके बारे में कोई बता दिया, इसका कोई इलाज तरीके? अल्लाह प्यार हबीब के सदक़े में सारे मरीज़ों को शिफा अता फरमाए। आपको हमने रूहानी इलाज भी एक बताया है, सूरह अलम नशरह वाला, और कच्चे पपीते और नमक और काली ये वगैरह का भी हमने आपको इलाज बताया कि दवाई के साथ साथ दुआ भी साथ साथ हो, और दुआ के और दवाई के साथ साथ ये घरेलू इलाज जो हम आपको यहाँ बताते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है कि ये घरेलू इलाज और रूहानी इलाज से भी रब ने चाहा तो फ़ायदा होगा। और इसके लिए भी डॉक्टर के एडवाइस ज़रूर ले लिया कीजिए कि ये चीज़ें अगर मैं खाऊंगा तो मुझे कोई इसमें मेडिकली तो पर फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब बकिया ये कि इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जो आपने कॉलें हमें की हैं, हम इसके लिए हम डॉक्टर साहब से मशवरा लेते हैं
कि ये जो पहली कॉल जो थी डॉक्टर साहब डायलिसिस वाली, उन्होंने फरमाया कि उनके गुर्दे जो है 95% फेल और डायलिसिस से भी बेचारे वो अवॉइड करना चाह रहे हैं। लेकिन इसका मसला वही होता है कि डायलिसिस, ये गुर्दे फेल क्यों होते हैं कि गंदे मादे जो हैं वो यूरिया जमा करना शुरू हो जाते हैं। गंदे मादे की वजह से ख़ास तौर पे यूरिया जो है वो उसमें प्रोडक्शन बढ़ जाती है, वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो जाती है। जिसमें शायद इनका सवाल ये था कि ये डायलिसिस पे जाएँ या ना जाएँ। जब डायलिसिस के हवाले से जो है ना बहुत कन्फ्यूजन्स होती हैं डॉक्टर साहब। जिनको डायलिसिस के हवाले से कोई तजर्बे नहीं है, डायलिसिस के प्लस माइनस का इनको को पता है। देखिए एक बीमारी है, बीमारी का एक इलाज है डायलिसिस। तो डायलिसिस के हवाले से चूँकि प्रॉपरली शायद मालूमात नहीं होती और हर आदमी अपने तजर्बात के या बातों का डरा बहुत देते हैं या बहुत ज़्यादा मरीज़ी कर देते होंगे। तो अगर आप मुनासिब ख्याल फरमाएं तो हम अपने मदनी चैनल के नाजरीन को जो डायलिसिस प्रोसेस है जी इसी के बारे में ना बता दें। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? सही। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम वो देखते हैं कि हमारे नाजरीन हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं, ताकि डायलिसिस के हवाले से आप भी इस मामले में आगाह हो जाएं कि डायलिसिस है क्या और ये गुर्दे से रिलेटेड एक इलाज है और ये इलाज कैसे होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर सगीर है। डायलिसिस यूनिट वो होता है जहाँ पर डायलिसिस मशीन होती हैं। डायलिसिस मशीन उन पेशेंट्स में अपना काम करती हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती हैं, यानी गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं। ये डायलिज़र जो है, डायलिज़र एक ये आर्टिफिशियल किडनी है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे पास एक फिस्चुला बनवा के आता है, रगों का गुच्छा बनवा के हाथों में, उसमें से डायलिसिस की जाती है ताकि उसमें से हमें बहुत अच्छा ब्लड फ्लो मिल सके मशीन में जाने के। यहाँ पर ये दो ट्यूब्स लगी हुई हैं, एक ब्लू रंग में और एक रेड कलर में। रेड एटीरियल है आर्टरी और ब्लू है वेन। आर्टरी में से ब्लड आप लेके जाता है मशीन के अंदर। ये मशीन में ये आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ घूम रही है इसको ब्लड पंप कहते हैं। ब्लड पंप का काम ये होता है कि पेशेंट अब इनके ब्लड के फ्लो को देखना, सही है, और इनकी डायलिसिस को बेहतर से बेहतर करना, सही है। तो ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन हम यहाँ से इसको सेट करते हैं। जिस तरह ये हमारे पेशेंट हैं, इनका हमने इस वक्त जो पानी जो ये हमने फाजिल पानी जो निकालना है 2.80% है। ये इतने घंटे के अंदर 0.78 आवर्स के अंदर ये इसको हमने ये निकाल रहा है और ये 1.54 ये इतना इसको निकाल चुका है, सही है। ये इस तरीके से हम लोग इस तरह इनका निकालते हैं और हफ्ते में कुछ पेशेंट्स की 2 दफ़ा होती है, कुछ पेशेंट की 3 दफ़ा होती है। अब ब्लड पंप से होता हुआ ये इन डायलिज़र में जाता है और डायलिज़र से होता हुआ ये आता है ये बबल डिटेक्टर। बबल डिटेक्टर ये वो पोर्शन है, ये वो जगह है जहाँ पर डायलिसिस के दौरान खुदा ना खास्ता अगर कोई एयर आ जाती है तो वो उसको यहाँ डिटेक्ट करके एट अ टाइम डायलिसिस को कट कर। ये है हेपरिन। हेपरिन क्या है? हेपरिन का काम होता है खून की विस्कोसिटी यानी खून की थिकनेस यानी खून का गाढ़ापन उसको कम करना, ताकि ट्यूबिंग से बेहतर तरीके से ब्लड फ्लो हो सके और फिर वापस जिस्म में जा सके। आखिर क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से किडनी फेल हो जाती है? बेसिकली इसकी जो कॉमन वजूहात है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ यानी कि हाइपरटेंशन। बाज़ वक़ात हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं जो आगे जाके बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है ये आज़ा किडनी वो भी रेगुलेट करता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर को हम सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो किडनी फेल होने का ख़तरा होता है, यानी उसमें से वो खासियत ख़त्म हो जाती है कि जो खून के अंदर जो यूरिया या क्रेटिनिन जो ख़राब मादे हैं कि वो निकाल सके और ब्लड को प्यूरिफाई कर सके, जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है। इनिशियल बेसिस पे पेशेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के बाद, और फिर जब ये बहुत बुरी तरह जब बिगड़ जाते हैं शुगर का पेशेंट और ब्लड प्रेशर का पेशेंट, जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है और ये अपना किडनी नॉर्मल काम करना छोड़ देती है, यानी कि अपने ब्लड में से वो ख़राब मादे जैसे यूरिया और क्रेटिनिन जिनको निकाला जाता है सही तरीके से काम नहीं करते और वो निकलता नहीं है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर पानी का जमा होना शुरू हो जाता है और जो खारजी रास्ते हैं पेशाब का
ज़रिए वो सब नहीं निकलता और पेशाब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है। थोड़ी वीकनेस हो जाती है आफ्टर डायलिसिस, बीपी ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एक मशीन है। तो इसलिए हमें इनका इलेक्ट्रोलाइट्स हमें इनको बहुत मेंटेन रखने पड़ते हैं, हमें इनका बीपी मेंटेन रखना पड़ता है। हम लोग तकरीबन हर आधे घंटे में इनका बीपी चेक करते हैं और इनकी शुगर ग्लूकोमीटर से हम लोग चेक करते हैं। तो ये सारा एक प्रॉब्लम होती है कि एकदम ग्लूकोज का लेवल भी डाउन हो सकता है और दूसरी बात है हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होना, वो भी हो सकता है। ये बॉडी के अंदर तो ये है कि पूरे दिन में तकरीबन 1500 ml आपका पेशाब आता है, सही है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये एक है कि यहाँ इनका आउटपुट बंद हुआ है, इसलिए आउटपुट बंद होने की वजह से ये नॉर्मल इनका पेशाब ख़त्म हो गया है। तो हम जो पेशाब जो है उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल रहे वो हम इस खून में से इस मशीन के ज़रिए निकाल रहे हैं। तो इसलिए हमने इनको डेज सेट किए हुए और हर मरीज़ को यहाँ पर एहतियाती तौर पे ये बताया जाता है पूरे दिन में कोई भी डायलिसिस पेशेंट है वो 4 गिलास से ज़्यादा पानी ना पिए। इसका तरीक़ाकार ये होता है, आप 4 गिलास, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ होते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने डॉक्टर साहब 4 गिलास पानी पिया था लेकिन फिर भी हमारा सांस फूल रहा है, और जब वेट कराया जाता है तो उनका वेट थोड़ा ज़्यादा आता है। लेकिन वजूहत क्या होती है, वो 4 गिलास पानी के अलावा 2 कप चाय भी पी के आते हैं, हालांकि वो भी फ्लूइड है, 1 गिलास जूस भी पी के आते हैं, 1 गिलास दूध भी पी के आते हैं, तो वो भी फ्लूइड है। मसला सारा ये है। अब उनको ये समझाया जाए, अगर 4 गिलास आपने नाप के एक बोतल के अंदर रख दिए हैं तो उसी बोतल में से आपने चाय का भी पानी निकालना है, आपने शरबत का भी पानी निकाल। डायलिसिस पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है पानी की कमी, पानी कम से कम लें। दूसरी बात है अपनी अद्वियात का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा था हाइपरटेंशन वो एक वजह है, डायबिटीज़ वो एक वजह है। तो अपने मौलिस से अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराएं और ब्लड प्रेशर की दवा लें। और डायलिसिस पेशेंट्स के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, सही है, वो उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखें। वो मेंटेन कैसे रखे जाते हैं ये भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। हमारे जिस्म में जो नमकियात होते हैं, जैसे कि पोटेशियम हमारी जिस्म का एक ख़ास नमकियात है, सोडियम, तो बहुत सारे लोग उनको ये बताया जाता है कुछ फल हैं कि जिनकी वजह से ये पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, जैसे खजूर, केला, संतरा, मौसम्बी, माल्टा, फलाना, इस तरह के कुछ जो फाइबर्स जो फल है तो वो हम ज़रा थोड़ा सा पेशेंट्स को मना करते हैं खाने से। इनके लिए बेनिफिशरीज ये है कि ये अपना एक तो डायलिसिस सबसे बढ़िया अल्लाह ताला की तरफ से इतनी बड़ी नेमत एक ये अब ईजाद हो गई है डायलिसिस। और दूसरी बात यह है कि इनका इंटेक ऑफ फूड नॉट फ्लूइड वो इनका एक अच्छा होना चाहिए। जैसे अपना मीट में वाइट मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, सही है, और उन चीज़ों का उन प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जैसे दूध वगैरह हो गया जिसमें कैल्शियम की मिक़दार ज़्यादा है। ये माशाल्लाह हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत प्यारे प्यारे हमें मशवरे भी दिए और काफ़ी ट्रीटमेंट बताया। अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर अता फरमाए। डॉक्टर साहब को भी दावत देता हूँ, दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में भी शिरकत कीजिए और मदनी चैनल पर आप शायद मदनी मुज़ाकरा देखते होंगे, फैज़ान मदीना में भी आइए और मदनी चैनल पर भी अगर नहीं आ सकते मदनी चैनल पर देखिए, हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा होता है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल के करीब आइए और ज़ाहिर है कि दावत इस्लामी ज़ाहिरी और बातनी दोनों बीमारियों के इलाज पर रहनुमाई करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ 2-3 बातें मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा, फिर मैं हमारे अब्दुल खलील भाई की तरफ बढ़ूँगा कि ये हाई ब्लड प्रेशर अब भी जब से शुरू हुआ है, आप हाई ब्लड प्रेशर को गुर्दे के साथ काफ़ी कनेक्ट कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या है और हाई ब्लड प्रेशर इसको क्या मतलब कि साइलेंट किलर कहेंगे, क्या कहेंगे? साइलेंट किलर का नाम हमारे मेडिकल में इसका रखा जाता है खामोश मौत, खामोश कातिल। खामोश कातिल। तो वो हाई ब्लड प्रेशर को भी कहते हैं और डायबिटीज़ को भी कहते हैं, दोनों को कहते हैं। तो इसमें ये होता है यही है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और उसकी क्या वजूहत है वो अभी तक कोई प्रॉपर तरीके से 100% तशख़ीस नहीं हो सकती मेडिकल में वजह क्या है। दूसरी वजूहत हो सकती है, जैसे गुर्दे पे कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सेकेंडरी जिसको हम कहते हैं कि सेकेंडरी वजूहत हैं, कोई और ऐसे प्रॉब्लम आ गई, खुदा न खासा कोई कार्डियक इशू आ गया या कोई और ऐसी बीमारी लग गई जिसकी वजह से कोई दूसरा इफेक्ट हो गया तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मोरोसी होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है, ख़ानदान में होता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। तो ये उसकी वजह से जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली अगर वो गुर्दे की वजह से नहीं बढ़ रहा तो उसने फिर गुर्दे को ख़राब कर देता है।
तो उसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना डेफिनेटली। ये शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए सुस्ती मत कीजिएगा। हर वो ग़िज़ा, खा वो ठोस है या माया है, यानी लिक्विड है या वो हार्ड फूड है, फास्ट फूड है या घर जो भी खा, देखिए नॉर्मली जो बीमारियां जो कंसर्न करती हैं, जो ताल्लुक जोड़ता है ना, वो खाने पीने से है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ वो खाने पीने से है। लिहाजा जो खाने पीने के मामले में बेहतियातियाँ करते हैं, समझते नहीं है। अगर होटल का खाते हैं तो ऐसा खाते के बैठते हैं कि बिल्कुल बेदर्दी के साथ खाना खाते हैं और उनको समझ नहीं आती वो तली हुई चीज़ें और इस तरह की चीज़ें जो हमेशा हम अपने तकरीबन सिलसिलों में उम्मन बयान करते रहते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, चूँकि इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा इंसान की बीमारियों से है, तो ये सेहत का ताल्लुक है, बीमारी का ताल्लुक है। ये बहुत ताल्लुक़ रखता है कि आपने खाया और पिया किया है। तो इसमें आपकी अपनी सेहत इसी में है कि आप खाने पीने के मामले में एहतियात से काम लें और किसी भी चीज़ में ओवर ना हो जाएं और इस नीयत के साथ सेहतमंद रहने की कोशिश करें कि इबादत पर क़ुव्वत पा सकें। कि सेहत होगी तो इबादत भी कर सकेंगे, कुरान की तिलावत कर सकेंगे, दूसरों के काम आ सकेंगे, बहुत कुछ कर सकेंगे अगर आपकी सेहत आपका साथ दे, आपके दिमाग आपका साथ दे वगैरह वगैरह। तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने की कोशिश रखिएगा और आपकी शुगर ना बढ़े, इसके लिए भी कीजिएगा। मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं, इसके लिए बराए करम टेस्ट करवाने का जो मरहला है, इसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। घर वालों के वक्तन वतन टेस्ट करवाते रहें डॉक्टर से मशवरा कर लेने के बाद। अब्दुल खलील भाई, आप बताइए कि अब आप गुर्दों की बीमारी के हवाले से हमें क्या इलाज बताएंगे? फिर जो साइलिन मोहतरम ने जो हमें कॉलें की थी, इनके जवाब हम लेते हैं इंशाअल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले-सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का तहरीर फरमाया हुआ एक रूहानी इलाज गुर्दे के हवाले से आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई भी दवा कारगर ना होती हो, ठीक है, काम ना करती हो, तो फिर ये इलाज किया जाए। कोई भी दवा काम ना करती तो ये इलाज माशाल्लाह ऐसा मजबूत है, माशाल्लाह। बताइए जी, गुर्दे के जिनको अमराज हैं वो सारे के सारे मजीद चौकन्ने हो जाएं। बहुत प्यारा इलाज बताने जा रहे हैं हमारे इस्लामी भाई। रिसाला बीमार आबिद जो जेबी साइज़ में, इसके सफ़ा नंबर 66 पर ये आपने तहरीर फरमाया है कि बारिश का पानी लेना है। सबसे पहले बारिश का पानी हो और फिर बावुज़ू होकर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरह 11 बार पढ़कर उस पर दम करना है और फिर ये दिन में 4 मरतबा पीना है। सुबह नहार मुँह यानी नाश्ते से पहले और ज़ोहर के वक्त, असर के बाद और सोते वक्त, यानी 4 वक्त ये पानी पीना है। बारिश का पानी हो, बावुज़ू होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह अलम नशरह 11 मरतबा पढ़नी है। तो 11 दफ़ा पढ़ के पानी में दम कर दें जी, और उसको दिन में 4 मरतबा पीना है। सुबह नाश्ते से कबल, ज़ोहर के वक्त, असर के बाद और सोते वक्त 3-3 घूंट वो पानी पीना है। 3-3 घूंट जी, ठीक है। तो वो एक बार यानी दम करके रख लिया तो दिन भर वो चल जाएगा। हर बार पीने से पहले 7 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ लीजिए, ठीक है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुर्दे की बीमारी और पेशाब की जलन वगैरह दूर हो जाएगी माशाअल्लाह। और इसी तरह से गुर्दे के दर्द के 2 इलाज, घरेलू इलाज, वो भी अर्ज़ किए देता हूँ। शेख तरीक़त अमीर अहले-सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपनी किताब घरेलू इलाज के सफ़हा 55 पर तहरीर फरमाते हैं, 55 पर, कि खरबूजे के थोड़े से बीज छील कर रोज़ाना खा लीजिए और ऊपर पानी पी लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुर्दे के दर्द में राहत मिलेगी। तो ये खरबूजे के बीज हैं छिले हुए। अच्छा, ये अलग से मिल जाते हैं खरबूजे के बीज छिले हुए? इसमें खरबूजा लेने की ज़रूरत नहीं है? अगर खरबूजा ले लें तो बीज सुखाने भी पड़ेंगे? बीज सुखाने पड़ेंगे, लेकिन खरबूजा लेना फ़ायदेमंद है क्योंकि शेख तरीक़त अमीर अहले-सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने भी तहरीर फरमाया है कि ये जो खरबूजा होता है ये गुर्दों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब खरबूजा भी खा सकते हैं जी, और इसके बीज सुखा कर अब क्या करना है? छील कर, जैसे ये सुखाने के बाद इसको छीलेंगे, ठीक है, इसको छीलने के बाद रोज़ाना थोड़े बहुत इसको थोड़े से बीज खा लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए, ठीक है। इंशाअल्लाह गुर्दे में अगर दर्द हो तो ये इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसी तरह से मूली और पत्ते, इसके पत्ते, खीरा और ये खरबूजा, इसी तरह से ककड़ी जो होती है और तरबूज, ये चीज़ें गुर्दे के दर्द के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदेमंद होंगी। मूली क्या सिंगल मूली खा लें? मूली पत्ते? जी,
सिर्फ मूली पत्ते अगर खा लें वो भी गुर्दे के लिए गुर्दे के दर्द के लिए फायदेमंद मुफीद है। खीरा या ककड़ी अगर अलग से खा लें वो भी मुफीद है। खरबूजा, तरबूज, ये सब अलग अलग भी अगर इस्तेमाल करते हैं जी जी तो गुर्दे के लिए, दर्द के लिए मुफीद है इंशाल्लाह। और ये अगर खरबूजा जैसे लें तो अगर ये खाली पेट लेंगे तो इसका इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा ज़्यादा होगा। मूली का मैं ये अर्ज़ करता चलो कि मूली में बदबू होती है और जैसे प्याज में बदबू होती है, अगर मूली खाने से मुंह में बदबू हो गई तो बदबू वाले मुंह से मस्जिद का दाखिला ये हराम है। तो अब इसका इस्तेमाल इस तरह करें कि आपके मस्जिद में जाने का वक्त ना हो, क्योंकि इसकी बू इतनी जल्दी ज़ाइल नहीं हो जाती। तो थोड़ा बहुत आपको नफ्से तौर पे लगेगा, क्योंकि फिर थोड़ी देर आपको ही बू नहीं आएगी तो आप बोलोगे बू चली गई, लेकिन सामने वाले को बू आ रही होती है। फिर इस बदबू से आम मुसलमानों को भी तकलीफ़ होती है, फिर फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर मूली खानी है तो फिर ऐसे मत खाइए कि वो मस्जिद में जाने का वक्त ना हो। तो वैसे भी अगर मुंह में बदबू हो तो अल्लाह का ज़िक्र करना, इसमें भी कराहत बयान की गई है। तो ये मैंने एहतियाती तौर पर आपको एक दो मदनी फूल अर्ज़ किए हैं। तो ये घरेलू इलाज भी आपने देखा, आपको बताया गया, रूहानी इलाज भी आपको बताए गए। और अब चलते माशाल्लाह हमारे अब्दुल खलील भाई दाने भी ले आए, तो खरबूजे भी ले आए, कच्चा पपीता भी ले आते हो, ककड़ी, मूली शूली सब आखिर में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो मज़ीद भी इलाज है कि जिन मरीज़ों के गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं इनके लिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने एक घरेलू इलाज तहरीर फरमाया है इंशाअल्लाह से। वो आखिर में बताएंगे। अभी चालाक आदमी है, लोगों को बिठा के रखते हैं। जी डॉक्टर साहब आप क्या फरमाएं? मैं थोड़ा सा जैसे मूली के लिए एडवाइस किया है, खीरे के लिए एडवाइस किया है, ये यकीनन अच्छी चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करें कि गुर्दे पे ब्लड प्रेशर का असर होता है तो इस पर नमक का इस्तेमाल ना करें। तो बातों का टेस्ट लगाने के लिए नमक लगा लिया मूली के ऊपर या खीरे के ऊपर, खीरे के ऊपर नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं अमूमन, सही कह रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एहतियात करें कि किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करें इसके ऊपर। जैसे कच्चे पपीते के हवाले से जो इलाज अर्ज़ किया गया है तो उसमें भी काले नमक का है, तो जो ऐसे मरीज़ हों तो वो उसमें कुछ एहतियात कर लें। जी जी जज़ाकल्लाह। यानी जो भी चीज़ें डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए। डॉक्टर साहब जो हमारे साइलिन थे उनके बारे में क्या फरमाते हैं? अच्छा, इस्लामी भाई की जो कॉल आई थी तो गुर्दे फेल हवाले के से जो बात कर रहे थे कि अब उसमें तो एक पूरी की पूरी हमने पैकेज दे दिया है उसके अंदर। डायलिसिस के बारे में मतलब आदमी इतना घबराए नहीं, घबराने की जरूरत अगर अल्लाह ना करे आपके गुर्दे फेल हो गए और आपको डॉक्टर डायलिसिस की तरफ लेकर गए हैं तो फिर डेफिनेटली डायलिसिस की तरफ जाएं। और मैंने तो बाकायदा अपनी आंखों से देखे, इस तरह नॉर्मली देखे कि लोग गाड़ी में बैठकर आते हैं और गाड़ी डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस का एक पूरा प्रोसीजर है, घंटा 2 घंटा शायद 3 घंटे का जो भी प्रोसीजर है। डायलिसिस करवाने के बाद फिर गाड़ी में बैठते चले जाते हैं। नो डाउट कि इससे थोड़ी वीकनेस हो जाती होगी ये वगैरह। देखिए ये एक इलाज है, ये कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं, अल्लाह आपको और हम सबको महफूज फरमाए। लेकिन अब आप डायलिसिस की तरफ डॉक्टर ले ही गए तो अब इसमें सुस्ती करके आप अपने आप को दोबारा मर्ज की तरफ ना लेके जाएं। और फिर जो खाने पीने के हवाले से डॉक्टर साहब ने भी जो एहतियातें की थी वो करनी चाहिए। जी डॉक्टर। अगला सवाल जो उन्होंने कहा था कि उनके जो गुर्दे में थैलियाँ हैं, अब थैलियाँ किस किस्म की हैं ये वजाहत नहीं है इसके अंदर, लेकिन अगर उसका साइज़ क्या है तो वो फिर उसके लामाला चांसेस यही होते हैं कि वो ऑपरेट की तरफ जाता है। वो दवाओं से चांसेस कम ही होते हैं क्योंकि उसके अंदर वो बड़ी हुई होती हैं, तो अब अगर खुदा ना खास्ता वो फट जाती है अंदर तो वो और मज़ीद नुकसान कर सकती है। तो बेहतर ये है कि अगर उसका साइज़ ऐसा है और अगर गुर्दे के डॉक्टर आपको मशवरा देते हैं तो इलाज करवा लिया जाए, उसका ऑपरेट करवा लिया जाए। एक और कॉल थी जिसमें उन्होंने फरमाया था कि गुर्दे के ज़ख़म, अब गुर्दे के ज़ख़म से समझ में नहीं आई है मेरे को बात कि उनका इशारा किस तरफ है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि वो जो पायलोनेफ्राइटिस या यूरिन में जो ब्लड वगैरह आता है, खून वगैरह की जो पेशाब में आमेजिश हो जाती है, तो उसको वो शायद ज़ख़म से तशबीह दे रहे होंगे। तो उसका यही हल है कि पानी का इस्तेमाल, अद्वियात वगैरह डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करेंगे तो ये खुद बहुत ठीक हो जाता है, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन प्रॉब्लम जो है वो यूरीमिया यानी गुर्दे फेल होना और वो जो इन्होंने फरमाया था कि जो थैलियाँ गुर्दे में बन जाती हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करके इसके ऊपर अमल करना चाहिए। कॉल चलाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जफ़र इकबाल अतारी अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा डॉक्टर साहब की बारगाह में ये सवाल है कि मेरी वालदा साहब हैं, उनके गुर्दे डॉक्टर बताते हैं कि दोनों ख़राब हो गए। उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, दर्दें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बुखार ज़्यादा हो जाता है, उनको सांस का भी प्रॉब्लम है। तो उनके गुर्दे ठीक करने के लिए हमें क्या तदबीर करनी चाहिए? अल्लाह ताला आपकी वालिदा को सेहत और तंदुरुस्ती दे। घरेलू इलाज भी और रूहानी इलाज तो आपको बता दिए गए और माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी सारी बातें बयान की हैं। अब इसमें यही है कि जो कंसर्न डॉक्टर हैं इनके मशवरों पर अमल करने का ही हम आपको मशवरा देंगे। जी डॉक्टर साहब। तो जो ये अलामत बता रहे हैं उससे ऐसे ही लग रहा है खुदा न खास्ता यूरेमिया की तरफ ना जा रहे हों गुर्दे, कि वो एक फेलवर की कंडीशन जो हो जाती है। तो बेहतर यही है कि यूरोलॉजिस्ट यानी गुर्दों के स्पेशलिस्ट से मशवरा कर लें और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लें। डॉक्टर साहब जैसे गुर्दे फेल हो गए, वाकई में फेल हो गए, तो उनकी कुछ ऐसी अलामतें होंगी कि जिससे ज़ाहिरी तौर पर पता लग जाए ये हाँ फेल होने की तरफ चले गए? देखिए सबसे बड़ी और सबसे पहली अलामत जो आती है ना, वो यूरिन का बनना ही बंद हो जाता है। सही। देखिए जो फाजिल मादे जो हैं, फाजिल मादे जिसका एक जिस्म से निकलने का एक ज़रिया है, वही बंद हो जाता है। जब यूरिन बनना बंद हो जाता है, मेन चीज़ यही, तो फिर वो एडवर्स इफेक्ट, उसके जो नुकसान हैं वो ज़ाहिर होना, पेशाब की मिकदार वो ख़त्म कम हो जाएगी, एक बाज़ औक़ात बंद हो जाती है, यानी कि आता ही नहीं है ये, और एक या तो बिल्कुल कम हो जाती है, फिर जैसे थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट टाइप के आते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। एक तो ये होती है, दूसरा कमज़ोरी, नकाहत बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाज़ औक़ात जिस्म पे सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है, बॉडी के ऊपर, चेहरे पे, पाँव पे, पूरी बॉडी के ऊपर आ जाती है, क्योंकि चेहरे के ऊपर भी महसूस करेंगे निकलना ना वो हाँ, वो अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, अंदर जमा हो रहा है, तो वो चेहरे के ऊपर, जिस्म के हर हिस्से के ऊपर वो सूजन आ जाती है, जो एक ज़ाहिरी तौर पे अंदाज़ा हो जाता है। जो बड़े सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो तो एक लम्हे में पहचान लेते हैं कि इसको गुर्दे की तकलीफ़ है। सही। तो वो इतनी ज़्यादा सूजन होती है, बिलखुसूस सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। तो ये दो बेसिकली बड़ी अलामत होती हैं। तीसरा ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कि आप उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम शूट अप मिलेगा ब्लड प्रेशर उसका, काफ़ी प्रेशर हाई है, पेशाब नहीं हो रहा है और पूरी जिस्म में बॉडी पे सूजन आ रही है, तो ये सारे इंडिकेशन है कि आपके दोनों फेलियर की तरफ जा रहे हैं या जा चुके हैं। जी बिल्कुल। इनकी मजीद कंफर्मेशन वो लेबोरेटरी टेस्ट होगा। हमने बहुत पेशेंट्स की भी तासुरात ली है जिनको गुर्दे के प्रॉब्लम थे। आइए उन पेशेंट्स के तासुरात सुनते हैं। तकरीबन मैं 4 साल हो गए मैं डायलिसिस करा रहा हूँ यहाँ पर। कई साल तक बीपी मेरा हाई रहा है, जिसकी मैंने मतलब रेगुलर मेडिसिन नहीं ली मैंने, कभी मैंने ले ली कभी नहीं ली। ब्लड प्रेशर की गोली अगर रेगुलर लेता तो शायद ये ब्लड प्रेशर, ये गुर्दे मेरे डैमेज नहीं होते। बैठने का काम है टीचिंग में, तो इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं वो भी काम कर लेता हूँ। वहाँ से आके फिर यहाँ पे डायलिसिस कराता हूँ। फिर मैं मॉर्निंग में मैं स्कूल में टीचिंग करता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डायलिसिस कराता हूँ। जी डायलिसिस के बाद तो अच्छा फील होता है। अगर डायलिसिस नहीं हो रहा होता तो तबीयत में मतलब बहुत बेचैनी और परेशानी महसूस होने लगती है और सांस फूलने लगती है, पानी बढ़ जाता है जिस्म के अंदर। लेकिन डायलिसिस के बाद मैं ज़्यादा बेहतर महसूस करता हूँ। लेकिन ये कि कभी कभी डायलिसिस के दौरान में तबीयत अप डाउन हो जाती है, ख़ास करके बीपी के लिहाज से। बीपी कभी लो भी हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम रहती है ये। लेकिन ओवरऑल ये है कि डायलिसिस के बाद तबीयत बेहतर रहती है। फिर ये कुछ टाइम थोड़ा पीरियड रहता है उसका असर, डायलिसिस के बाद में वीकनेस बढ़ जाती है, क्योंकि तवानाई जिस तरह पानी निकलता है उस तरह ताकत कम हो जाती है जिस्म से। ये कि कुछ टाइम के बाद में फिर वो बेहतरी आ जाती है। हफ्ते में 3 डायलिसिस मेरे यहाँ होते हैं, जिस्म पे मेरे ज़्यादा अच्छे असरात नहीं पड़ते हैं उसके अगर डायलिसिस नहीं कराता हूँ। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रेगुलर यहाँ अपना जो टाइम यहाँ दिया गया शेड्यूल है उसके तहत मैं आता हूँ और डायलिसिस कराता हूँ। ये 2 साल हो गया तकरीबन, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। तो एक दफ़ा अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो डॉक्टर ने बताया, फिर टेस्ट वगैरह करवाई तो पता चला कि किडनी फेल है। मेरे 20 साल। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो आपकी बीमारी है अल्लाह ताला प्यारे हबीब के सदके आपकी तमाम बीमारियां दूर फरमाए। आमीन। बैठा हुआ था, फालिश हुआ, उसके बाद ये उसके बाद होता 1-2 दफ़ा हुआ, ऐसे ही सोचते थे बैठे हुए और एकदम हालत ख़राब हो गई। घर गया, घर वालों ने जीना ले गए, जीना से फिर जीना में इलाज चल रहा है, एक हफ्ते चला। उन्होंने बोल दिया आपके गुर्दे ख़त्म हो गए, गुर्दा लगवाएं।
अब गुर्दा कोई कौन है? मेरा नाम नदीम आदिल है। मैं कोयटा का रहने वाला हूँ। बीमारी मुझे डायबिटिक थी, तकरीबन 18-19 साल रही और मेंटेन रही। फिर उसके बाद इंसुलिन मैंने लगानी शुरू कर दी, इंसुलिन पर आ गया। लेकिन उस टाइम तक थोड़े से कमज़ोर हो गए थे मेरे। फिर 3 साल में इंसुलिन लगाता रहा, चलता रहा सही। फिर थोड़ी थोड़ी बहुत जो है उसके बाद जो है वो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा होने लगा, नहीं थोड़ा सा हाई होता था, लेकिन मेडिसिन में लेता था प्रॉपरली। मैं खुद अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ कोयटा में, तो मैं अपना प्रॉपर चेकअप वैसे रखता था। बस फिर बीच में एक दिन जो है वो कुछ दिन मैंने 1 महीना मैंने खाली टेस्ट नहीं करवाए, मैंने क्वारंटाइन जो होते हैं इसके वो मैंने नहीं करवाए। तो अचानक एक दिन जो है वो बैठे बैठे जो है ना वो उल्टियाँ मुझे शुरू हो गई, वोमिटिंग शुरू हो गई जी। और जो खाता था वो निकल जाता था, खाया नहीं जाता था बिल्कुल भी। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे टेस्ट लिख के दिए कि अब जाके टेस्ट करवाइए। मैंने जाके लेबॉर्ट्री में, संडे था और मंडे को टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट्स आई तो उसमें क्वारंटाइन बहुत ऊपर चला गया था। फिर उन्होंने मुझे यही तजवीज़ किया कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। फिर मैंने वो डायलिसिस करवाए। उन्होंने कहा शायद हो सकता है 2-3 करवा के सही हो जाए, करवाए, लेकिन फिर वो ज़रा इतना ऊपर नहीं आया। अभी क्वारंटाइन नीचे तो है, 4 पर है, 3 पर है। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह आपकी तमाम बीमारियां दूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। खुश रखे आप लोगों को। चैनल में बड़ा देखता हूँ आपका, इस्लामिक चैनल मैं देखते ही बस इस्लामिक चैनल, इसके अलावा मैं कुछ नहीं देखता। ये मुझे तकरीबन 3 साल हो रहे। वालदा का इंतकाल हो, उन दिनों चेकअप नहीं कराया तो इसकी वजह से गुर्दे फेल हो। चेकअप नहीं करवाया, चेकअप कराने में सुस्ती की, दवाई लेने में प्रॉब्लम किया, ब्लड प्रेशर का मसला हुआ, शुगर का मसला हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामने हमने रखी हैं। लेकिन याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेमत दी है गुर्दे, इनका एक अपना प्रोसीजर है, इनका एक अपना फंक्शन है। और गुर्दों की ख़राबी आपको किसी भी मोहलिक मज़ीद बीमारी की तरफ ले जा सकती है, आपकी जान ले सकती है, आपको बिस्तर पर डाल सकती है। अच्छा खासा काम काज करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए, इसके इलाज के अखराजात, इसके घर के अखराजात पूरे नहीं होते वगैरह वगैरह। तो दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। पेट का कुफले मदीना मील सुन्नती किताब है, इसका मुताला रखें, इस पर अमल करें। आदाब ताम हमारी किताब है, इसका मुताला करें, इस पर अमल करने की कोशिश करें। जो आपको रूहानी इलाज बयान किए जाते हैं, घरेलू इलाज बयान किए जाते हैं, इस पर देखें। वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर के मशवरे से अपने चेकअप करवाते रहें, गुर्दे के चेकअप करवाएं, ब्लड चेकअप कराएं, यूरिन टेस्ट करवाएं। ये सारे ज़रूरी है, क्योंकि हम खाने पीने में, एक तो हम खाने पीने में बेहतियात हैं और फिर हमारे पास एक्सरसाइज और इस तरह मतलब कि कैलोरीज बर्न करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई इसका तरीक़ेकार नहीं है। ये सारी चीज़ें जब जमा होती हैं तो डेफिनेटली कि फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी गुजारने वाली सेहत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दीन व ईमान, जानो माल, इज़्ज़त, आबरू, घर बार, कारोबार, इसके हलाल, अहलो अयाल, निस्बतें सबकी हिफाजत फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब। तुझसे रहमो करम की दुआ है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है।